सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बिये के घोंसले का गंदमी रंग लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसन मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। लेकिन ये क्या, अब तो जंगली जानवर और जंगली हयात इंसानों से डरने और घबराने लगी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुदरत को और कुदरत के रंगों को मस्क कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस हसीन कुदरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और इसे दीवानगी की हद तक चाहते हैं। ऐसे ही दो दीवानों से मुलाकात होगी आपके आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम यानी 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के नाम आज का प्रोग्राम देखिए कामरान और आतिफ की आंखों से। अच्छा जी, ये जो तस्वीर आपकी आतिफ की लगी है, ये आपकी खींची हुई तस्वीर है? जी जी। इसमें बड़े आपने कंप्यूटर इफेक्ट्स यूज़ किए? बस फोटोग्राफी इफेक्ट कह सकते हैं, कंप्यूटर इफेक्ट तो नहीं कह सकते, कैमरे से ही। मतलब ये कुदरती तस्वीर है? जी बिल्कुल। और इस तस्वीर ने क्या किया है, पाकिस्तान को क्या एजाज़ मिला इस तस्वीर से? ये 2013 के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर हमारे नेचर फोटोग्राफी के अंदर एक बड़ा अवार्ड होता है हमारी लूसिया के नाम से, स्पेन में पूरी दुनिया से उसमें पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं। तो 2013 के अंदर इसने उसमें फ़र्स्ट पोजीशन विन की थी। उससे पहले या उससे बाद में आज तक बड़े सगीर से पाकिस्तान इंडिया में किसी को ये एजाज़ नहीं मिला जो आपको और आपकी तस्वीर को मिला। हाँ बस यानी जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ये सारी एक कुदरती तस्वीर है, बिल्कुल हाँ, एक कुदरती मंजर है जिसको आपने कैप्चर कर ली। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे वहाँ इतनी ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि बाग वगैरह नहीं लगाए हुए, नेचुरली उधर काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है। ठीक, उसी का एक पार्ट है उसमें, जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ प्लांटेशन है, काफ़ी एरिया बैरन भी है। तो ये फिर हम उसमें फीलिंग क्या थी जब पता लगा कि एजाज़ बरे सगीर पाको इनका पहला फोटोग्राफर जिसकी तस्वीर को एजाज़ मिला? मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि किसी इंटरनेशनल फोरम के अंदर जब उधर नाम लिखा हुआ था तो उसके आगे लिखा हुआ था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम इस तरह किसी इंटरनेशनल फोरम के अंदर किसी जगह पे भी मेरी वजह से या किसी की वजह से भी आए तो हम तो प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके पीछे भी एक बड़ी मिस्ट्री सी तस्वीर है कामरान सलीम, एक आप मिस्ट्री है, एक आपकी तस्वीर भी मिस्ट्री है। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, इसमें इफेक्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हो सकता है या ज़रूरत है। एक धुंध सुबह थी और उसमें वो एक परिंदा है, वो ग्रेट ईग्रेट, वो एक सियालकोट में ये नेटिव है, वहाँ पे वो ये मेहमान परिंदा नहीं है, तो वहाँ पे वो बैठा है, कुछ सोच विचार कर रहा है, तो बस वो एक अच्छा मोमेंट मिल गया। उसका अक्स भी मिल गया आपको, दरख्तों का अक्स भी मिल गया, और ये धुंध ही धुंध है। हाँ, ये तकरीबन ये सियालकोट से कुछ दूर कोई 15 से 20 किलोमीटर दूर एक एरिया है, हेड मराला, फेमस है काफ़ी हेड वर्क्स की वजह से। वहाँ पे जो है ना तकरीबन 3-4 माह 5 माह ऐसे ही माहौल रहता है, जैसे जादुई सा। आप किसी वंडरलैंड में धुंध होती है और वहाँ पे दरख्त हैं, दरिया है, 3 दरिया वहाँ पे आके मिलते हैं जो मिल के चिनाब बनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है, ये वाइल्ड लाइफ जो है, इसमें जानवर ही आते हैं खाली आतिफ, आपके ख्याल में? जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो वो जो इसमें एक प्रॉब्लम है कि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसका हम तर्जुमा तो करते हैं लेकिन उसको प्रिसीव किसी और तरीके से करते हैं। वाइल्ड लाइफ है तो लाइफ के अंदर खाली वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, ठीक, वाइल्ड जो आपके ट्रीज़ हैं, आपकी हर्ब्स हैं, आपके फ्लावर्स हैं, और किसी हद तक मैं तो बात कहता हूँ कि इंसान भी जो ट्राइब्स वगैरह है वो भी इसी के अंदर। तो इसका काफ़ी स्पेक्ट्रम बड़ा है, नेचर जो हमारी सारी है, मैं तो वाइल्ड लाइफ के अंदर इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा समझता हूँ। यानी अगर मैं अब ये दोनों तस्वीरें आपकी देखूं तो ये भी मुझे एक जंगली हयात वाली बात ही लगेगी ना, ऐसे ही? जी 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 बिल्कुल। तो कुदरती जो चीज़ है, जैसे अब हम बहुत ऑर्गेनिक का वो एक हो गया, ये वही है? जी बिल्कुल। ये इंसानी जो आबादियों से दूर कोई भी चीज़ है, उसमें जैसे आतिफ ने कहा कि वहाँ पे वो रहने वाले लोग भी, या इवन मैं तो कहता हूँ कि जी वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दरिया है या आसमान है। हमें शहरों में वो इवन वो वाला आसमान भी नहीं मिलता जो हम जंगल में देखते हैं या किसी वीराने में देखते हैं। जैसे हमारे अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो कहते हैं जी जो जैसा आसमान दियोसाई में होता है वैसा आसमान कहीं पे नहीं होता। तो वो पूरा हर चीज़ जो है ना वो उस वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। ठीक। दूसरी बात ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आप जो आज का दिन 3 मार्च जो मनाया जाता है, सबसे पहले तो कभी इस पे गौर करें तो हम एक
इसमें थोड़ा सा एक वार्निंग भी मिलती है कि हमेशा हम दिन किन चीज़ों के मनाते हैं जो चीज़ें दुनिया में ख़त्म हो रही हैं। तो वो यादें आनी है कि भाई जागो है, जागो यार ये कुछ करना है। मदर डे हो गया, माँ को भूल गए तो मदर डे मना लिया, फादर डे बाप को। तो वाइल्ड लाइफ डे इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, खतरे में और बड़ी सख्त खतरे में। ठीक। जैसे पिछले साल का जो थीम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का वो था बिग कैट्स। तो बिग कैट्स हम मोस्टली हम दुनिया में ख़त्म कर चुके हैं। और इस साल है अंडर वाटर जो लाइफ है कि समंदर में आप देखें तो जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो इतनी क्रिटिकल है कि हम शहरों में रहने वालों को आमतौर पे उसका अंदाज़ा नहीं होता। हमारी जो समंदर हैं वो हमारे इकोसिस्टम की 70% ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये पिछले 40 सालों में हमने 50% जो हमारी मरीन लाइफ है ना उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब ये जो इसकी स्पीड है ना ये दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। यानी अगले 20 मरीन लाइफ आप आबी हयात के समंदर के अंदर जो सब जो भी वो रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो तकरीबन अगले सालों में वो इतनी फास्टली वो जो है ना वो ख़त्म हो रही है कि अब हमें 40 साल नहीं लगेंगे, अब हमें कुछ साल लगेंगे। अल्लाह रहम। आतिफ अब तरक्की हम तो कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो ये तरक्की हमें तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रही है। और फिर दूसरी बात ये कि अब आप लोग निकल जाते हैं, हम मतलब लोग तो आपको कोई दीवाना सा ही समझते हैं कि कैमरा लेके पहाड़ों में चले गए तो जंगलों में चले गए और सारा। तो ये कैसी तरक्की है और ये क्या ताल्लुक़ है हमारा, या हमें इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं? अच्छा है बिल्डिंगें बनाई जाए, स्काई स्क्रैपर, तो जंगली हयात का क्या करना? रब ने दुनिया जो बनाई है सारी इंसानों के लिए तख्लीक की थी, तो वो जिस तरह की तख्लीक की थी, रब बेहतर क्रिएटर है, उसने जिस तरह बेहतर समझा था उस तरह क्रिएट की। उसके बाद हमने इसके अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ों का मिक्सचर करना शुरू कर दिया। तो फिर तरक्की की एक स्टेज ये आई कि हमें पता चला कि हमने जो चीज़ें इसके अंदर फार्मिंग की है, इनऑर्गेनिक चीज़ों का मिक्सचर किया है, वो सारी नुकसानदेह है। जिस तरह अभी कामरान कह रहा था कि ओशन के अंदर जो सबसे बड़ा उसके अंदर डिज़ास्टर हुआ है वो हमारे जो प्लास्टिक, हमारी जो इनऑर्गेनिक क्रिएशन है, उसने पूरे समुंदर के अंदर टनों के हिसाब से जाके और उसकी जो फंगस होती है उधर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ज़्यादा, उसको ब्रीथलेस कर दिया, फंस जाता है, वो सब मर जाती है। मतलब वो ये तकरीबन 8 बिलियन जो है ना टन ये हम हर साल जो है ना प्लास्टिक समंदर में फेंक रहे हैं। उसका इफेक्ट तो फिर आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर अब आप देखें, अब तरक्की है तो मैं तो कहूँगा इंसान तरक्की की तरफ ही जा रहा है। उसके बीच में एक स्टेज आई जिसके अंदर उसने जो चेंज उसने अडॉप्ट की, उसको आइडिया नहीं हुआ कि उसके लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर, क्योंकि एक ख़ास एक्शन किया जाता है, उसका रिएक्शन आता है तो पता चलता है फिर क्या हुआ। अब आप देखिए हम सारे लोग जो हैं घरों से निकल के अब फार्म हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, हम ब्रायलर से निकल के देसी मुर्गी की तरफ जा रहे हैं, डालडा से निकल के फिर दोबारा देसी घी की तरफ जा रहे हैं। तो सारे हमारी जो सफ़र है ना, अब पहले ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ था, अब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ। मैं तो सराउंडिंग में सारा देखता हूँ, फॉरेनर में भी जाके देखे हैं। अब जंगल अगर हमने तबाह कर लिए तो उसकी जगह सफारी पार्क और नेशनल पार्क्स और जू और इस टाइप की चीज़ें हम लेनी शुरू कर दी हैं, इसलिए कि हमें एहसास हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारी हेल्प के लिए थी, इकोसिस्टम का जो पार्ट थी, और इकोसिस्टम जो सारा है वो हमारी हेल्प के लिए डिज़ाइन किया है। किताबें आप लोगों की जो आपने जॉइंट आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हुए वो तो एक अलग, जैसे बर्ड्स ऑफ सियालकोट बहुत ही मुनफरिद किताब और कमाल की, मतलब यू मेड अस प्राउड लाइक एनीथिंग। आप गोरों को ज़्यादा पता है आप लोगों के काम का, हम लोग जो हैं ये हमें कुछ नेचर चूँकि वाफर मिल गई है तो हमें नहीं पता कि ये इसकी क्या अहमियत है या क्या कहानी है, क्या कहेंगे कामरान? इसमें जैसे आपने अभी बात की कि तरक्की हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि तनाज़ुली की तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी हुआ, उन्होंने भी तरक्की की दौड़ में ना ये चीज़ें पीछे छोड़ दी। अच्छा, वो हमसे ज़रा थोड़ा सा आगे हैं तो उन्हें रियलाइज़ हुआ तो वो वापस पलट आए। ठीक, अभी हम वापस नहीं पलटे, जब हम पलटेंगे तो फिर हमें भी ज़्यादा एहसास होगा इस चीज़ का ना। अब देखें जैसे वो फ्रांस है, उनके पास भी था ब्राउन बेयर, उन्होंने खो दिया, तो इस तरह अब हमारे पास ब्राउन बेयर था, हमने बचा लिया। हम लोग बुरे नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं। अच्छा, ब्राउन बियर से मुझे याद आया कि आप बाकायदा एक उस डॉक्यूमेंट्री का और उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। क्या था वो प्रोजेक्ट, वो कहाँ चैनल 4 पे चला, उसकी मेकिंग में ज़रा हमें उसके बारे में बताएं। दियोसाई वाला एक मेरी एग्जीबिशन थी वहीं पे ब्रिटिश हाई कमीशन में, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब आए जो दियोसाई पे एक फ़िल्म करना चाह रहे थे, निसार मलिक साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। उन्होंने वो देखा, ब्राउन बेयर की मेरी कुछ तस्वीरें थी, उन्होंने फिर मुझे
कहा कि जी हम एक फ़िल्म करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में फिर मेरा वहाँ पे जाना हुआ और मेरा ख्याल है कि इतने लंबे अरसे के लिए शायद कोई भी ना रहा हो देवसाई में, कि काफ़ी महीने में वहाँ पे मुझे रहना पड़ा। और जैसे वो दिन रात वहाँ पे गुज़रे और जो कुछ वहाँ पे देखा वो उस फिल्म में अगर कोई देखेगा तो वो ज़रूर उसको अच्छा लगेगा। वो नेशनल ज्योग्राफिक पे भी चली, यूएई में जो नेशनल ज्योग्राफिक है, और पीबीएस और +100 चैनल्स अमेरिका में भी चली। 2015 में उसको बेस्ट कंजर्वेशन पे अवार्ड मिला फ्रांस में। तो वो काफ़ी उसकी अच्छी फीडबैक आई और मज़ा भी आया उसमें। आप मुसलसल मैं वहाँ पे रहा, जो मेरी वैसे ही एक विश लिस्ट में सबसे ऊपर होती है देवसाई। वो वहाँ पे फिर रीछों के साथ उनका जो एरिया है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। रीछ जो है ना, हमारे जो हिमालयन ब्राउन बेयर है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह पे बचा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में वही देवसाई देवसाई के वाले मुकाम पे ब्राउन बियर जो है, सिर्फ वहीं पे वो जो उसकी आखिरी जगह जो है ना, वो हमारी फिल्म का नाम भी यही है कि ब्राउन बेयर के लिए आखिरी जगह। तो वहीं पे बचा हुआ है वो। तकरीबन कुछ साल पहले, अगर आप 15-20 साल पहले जाएं तो वो ख़त्म हो चुका था। 6-7 रीच बाकी थे। फिर कुछ पाकिस्तानी 1-2 लोग हैं, उन्होंने वो उस पर कोशिश की, उसको जो नेशनल पार्क डिक्लेयर करवाया। फिर वहाँ पे अब तकरीबन तादाद जो है ना वो 70 के करीब है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। वाह। तो उनके साथ दिन रात गुजारना, उनको ऑब्ज़र्व करना बज़ाते खुद जो है ना एक बड़ी खुशकुन बात होती है। आपको एक बड़ी खुशी मिलती है। तारिक साहब ने आपकी किताब में भी गालिबन लिखा हुआ है कि वो ब्राउन बियर भी इस बात का मुंतज़र होता है कि कामरान सलीम आए हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींच ले। और वो कैसा, ये जो इतमाद है, मैं आतिफ आपसे भी ये कहूँगा, परिंदे अब इंसान दाना डालने लगे उड़ जाते हैं, बद एतमादी आ गई है, एतमाद नहीं है। पहले जैसे अंबार देखते हैं, वो आपके हाथ पे बैठ गया, हो गया, उसको लगता है ये मुझे शिकार कर लेगा, ये मुझे ले जाएगा, ये मुझे बंद कर देगा, ये मुझे केज कर देगा। ये सुलह हम दोबारा कैसे कर सकते हैं अपनी इस जंगली याद से? चलो इधर ही से बात करें, बाकी तो आगे की बात। जो जानवर है ना, इसकी मेमोरी बड़ी जेनेटिकली भी इसमें ट्रांसफ़र होता है। इसके हमने काफ़ी सारे प्रूफ देखे हैं। हम मसाई मारा गए कुछ साल पहले, तो मसाई मारा के अंदर हमने देखा कि जो लाइन और बड़े मैमल्स हैं और जानवर हैं, काफ़ी अर्सा हो गया वहाँ शिकार बंद हो गया है, लेकिन अभी भी वो इंसान से ना थ्रेट फील करते हैं। हमारे 1-2 इंसिडेंट हुए कि सामने हुए, तो वो तो इस तरह इंसान को देख के भागते हैं ना, कि जैसे हंटर जिस तरह यानी वो जो जंगली जानवर है वो इंसान को देख के भाग रहा है। शेर देखता है इंसान को तो उसकी समझे टांगे कांप जाती है। हमारा इंसिडेंट हुआ, एक बाहर कुछ चीज़ें डिवाइसेस प्लांट कर रहे थे कि ताकि लो एंगल शॉट उनके लिए जाए, तो उसके अंदर बाई चांस कामरान उतर के उसको प्लांट कर रहा था, तो बाई चांस लाइन की नज़र पड़ गई। मैं सीन देख रहा, तो लाइन ने जिस तरह जंप करके तकरीबन 20-25 फुट का जंप किया उसने बैक साइड पे, तो कामरान तो उसको देख के आराम से करके तो वापस आ गया, लेकिन 2 मिनट उसको लाइन को होश नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह है। उसको जब रिसर्च की जाती है तो मसाई मारा के लोग जो है वो इसी तरह वो नेकेड हैंडों से, या जो स्टिक थी उनके पास, नेज़ा और चाकू वगैरह, गनों के बगैर ही नहीं कि उसका शिकार करते रहे, सेंचुरी शिकार करते रहे उसका। तो वो अब आप खुद देखें कि अगर आप एक इंसान है, उसके गिर्द आके 4-5 गीदड़ या भेड़िए आके उसको घेर के उसको करेंगे, आसरा कर लें उसका, या और उसको नुकसान पहुंचा दें, और ये नुकसान चलता रहे सेंचुरीज के हिसाब से, तो आपकी नफ्सियात पे उसका क्या असर होगा? अच्छा जी, ये जो मसाई मारा का भी जिक्र हुआ, मैंने तो, मेरा तो ज्योग्राफिया बड़ा कमज़ोर है। आप लोग एक नाइकॉन के एक प्रोजेक्ट पे गए, आप हमें ज़रा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, वो क्या था, आप लोगों का इंतखाब कैसे हुआ, कुछ बताएं। जी, ये नाइकॉन के साथ हम काम करते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, फीचर फोटोग्राफर हैं उनके। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल टूर जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि हमें भी पता चले कि बाहर की दुनिया में कैसे काम होता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया। अफ्रीका में आप दोनों का ये पहला टूर? जी बिल्कुल। मैं और आतिफ जो है ना वहाँ पे गए मसाई मारा में, कीनिया में। मसाई मारा बता दूँ कि वो दुनिया में सबसे फेमस एक सफारी पार्क है, और उसका जो स्केल है वो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हमारे जो नेशनल पार्क होते हैं वो बहुत हमारे यहाँ सफारी पार्क हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी छोटी सी जगह होती हैं। तो वहाँ पे हमने काम किया और हमें वाकई पता चला कि दुनिया में जो है ना सिर्फ हमारे पास खूबसूरती नहीं है, वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का जो जगह थी वो अनबिलीवेबल थी। दिन में कोई 10 दफ़ा तो बादल झूम के आते थे और वो बरखा रुत बरसती थी, तो वो बड़ी मज़े की जगह। और फिर वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हाथी आप सामने और शेर चीते आप देख रहे हैं सामने वाइल्ड में, आपके आसपास आपके आसपास घूम रहे हैं।
इवन तो एक वहाँ पे बड़ी वो एक फ्रेंडली एक चीता थी, मादा चीता थी, मलाइका। वो तो वो लोग गाड़ी के अंदर कूद के आ जाती है, आपकी सीट पे आके बैठ जाती है। तो उसके जो 2 बेबी हैं अभी, तो वो भी आपके साथ उसी तरह फ्रेंडली आपकी गाड़ी के पास आ जाएंगे। अगर आप उनको जगह देंगे तो आपके साथ आके बैठ जाएंगे। डेथ हो गई उसकी। तो अच्छा, मलाइका की डेथ। ठीक। तो ये इस तरह वहाँ पे जो, लेकिन जैसे आतिफ बता रहा है ना, मोस्टली हमने जानवरों में देखा डर है। इतना प्रोटेक्टेड एरिया में भी बहुत डर है। इवन जो हाथी है वो भी आपको देख के डरता है। वो बड़ा, अब देखें उसका स्केल देखें, ज़राफ़ा वो भी आपको देख के डरते हैं। तो हमने देखा कि डर बहुत है। लेकिन अगर आपने बर्ड्स ऑफ सियालकोट का जैसे आपने जिक्र किया, इसमें 2 तस्वीरें हैं जो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लगाई गई थी कि हमने दिखाया कि कुछ लोग हैं जिनसे ये जानवर या जंगली हयात डरती नहीं है। वो कौन लोग हैं? उसमें एक फिशरमैन है तस्वीर में, और एक में जो ना वो शेफर्ड है, चरवाहा है, कि वो परिंदों से डर नहीं रहे, उनके करीब है। उसकी एक वजह कि जब हम उन्हें रियलाइज़ करवाते ना, हमारे अंदर एक डर होता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से या हमारे अंदर उनके लिए ना कोई छुपे हुए ऐसे इरादे होते हैं कि जिनसे वो डरते हैं। जो फिशरमैन है, जो वो वहाँ पे वो शेफर्ड है, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। तो फिर वो आपसे डरते नहीं। एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब जो है वो आपका चरवाहा है, आपका गडरिया है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो हिट नहीं करता, सिर्फ इशारा करता और वो उसके साथ साथ चलता है। तो पहली दफ़ा जब आतिफ आया सियालकोट, तो इसे मैंने कहा कि इस तरीके से हम मूव करेंगे। तो इसको पहले ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, तो लेकिन जब ये हमने उसको उस तरीके से मूव किया तो वो परिंदे हमसे डरते नहीं हैं, हमारे करीब आते हैं। हमने उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से एहसास दिला दिया कि हम उनके दोस्त हैं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं अब आप लोगों से बात ख़ास तौर पे करना चाह रहा हूँ कि अब जितनी हमारी फिक्शन है या एनिमेटेड फिल्म्स बनती हैं, बच्चों के साथ देखें, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, लायन किंग, सारा आप कोशिश करते हैं कि वो दोस्ती बहाल हो। अच्छा, अब नाराज़गी चल रही है एक, ठीक है, अब आप कैमरे के साथ जाते हैं तो आप भी शूट करते हैं, लेकिन आप तस्वीर खींचते हैं। बंदूक वाला शूट करता है तो उसकी जान ले लेता है। सो आप अगर आप जब उनसे, जैसे रहतल आप इतना रहे, ब्राउन बियर की आपसे दोस्ती या सब उससे, और इतमाद भी आप बहाल कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है आप लोग? मतलब अब आप तो एक परिंदे का एक्सप्रेशन, या जैसे आपने लाहौर सफारी में जिस शेर की तस्वीर, बल्कि वो मैं पूछ ही नहीं, वो कितनी तस्वीर देखी गई है जी, शेयर हुई है वो जो तस्वीर है आपकी? बस एक सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टैंड बन गया, तो उस वक्त फर्स्ट 2-3 डेज़ के ऊपर उसमें 1500 के इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए थे। उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। आज भी उस साल के अंदर, जिस साल में वो आई वायरल हुई थी, तो उस साल की टॉप 5 जो बेस्ट व्यू पिक्चर थी उसके अंदर आई थी। दुनिया की टॉप 5 व्यूड पिक्चर्स में से वो एक थी, और वो शेर भी लाहौर में, लाहौर साडा शेर भी लाहौर वो क्या कहते हैं, चंद सामने आ गया तो कहो सोने हो ईद मुबारक। तो मतलब ये भी, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो एक बहाली है कामरान, वो आप तो मतलब अब जो बर्ड्स ऑफ सियालकोट की या जो हमारे व्यूअर्स तस्वीरें आपकी देख रहे होंगे, आपने तो ऐसी खींची हुई तस्वीरें जैसे आप उसको कह रहे हो कि स्माइल रेडी, तो वो भी आपको एक्सप्रेशन देता है परिंदा। वो पता लगा लेता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कौन है और मुझसे दोस्ती करने वाला कौन है। इसमें जो है ना, आपने बात की ना कि हम एक कैमरे के साथ जाते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहली दफ़ा कैमरे के साथ गया। मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग है। मैं अगर 100 दफ़ा किसी जगह पे जाता हूँ तो उसमें 90 दफ़ा मेरे पास कैमरा नहीं होता। मैं कैमरे के बगैर जाता हूँ, उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ काफ़ी दिन, और फिर उनसे दोस्ती करता हूँ। ठीक, जब उनसे दोस्ती हो जाती है उसके बाद फिर वो आप वहाँ के माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। फिर अगर आप अपना कैमरा ले जाते हैं तो वो डरते नहीं हैं। इसलिए आप मोस्टली मेरी तस्वीरों में देखेंगे तो मेरा आई कांटेक्ट है उनके साथ, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पोज कर रहे हैं, तो इस हवाले से फिर उनसे दोस्ती हो जाती है। तो दुनिया भर में जितने नेशनल ज्योग्राफिक या जितने लोग हैं, वो यही उनका तरीकाकार होता है कि पहले वो उस एतमाद को बहाल करते हैं। या डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती है जैसे आपने भी बनाई, इसमें आपको हमें ना थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा।
फ़र्क ये है कि वो लोग पलट चुके हैं, हम अभी पलटे नहीं हैं। हम ये गोरों की या वेस्टर्न हाँ, तरक्की याफ्ता की बात उनके जो परिंदे जानवर हैं वो उनसे उस तरह डरते नहीं हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे डरते हैं। अब जैसे ब्राउन बेयर की बात हो रही है, मैं और आतिफ अभी जो हमारी नई किताब है उसके लिए हम देवसई में बैठे हुए थे, तो ब्राउन बेयर को उस तक पहुँचने का, उसको तस्वीर करने का तरीका ये कि आप उसको पहले मीलों दूर से देखते हैं कि कहाँ पे है, फिर आप देखते हैं कि हवा का रुख क्या है। अगर हवा आपकी तरफ से उसकी तरफ जा रही है तो वो डर जाएगा, किलोमीटर दूर से वो भाग जाएगा आपको स्मेल करके। तो हमें देखना पड़ता, फिर हम हवा की उल्टी सिमत से जाते हैं। तो कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं और आतिफ बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं और हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो जैसे तो वहीं से वो रिपेल कर गए, वो वहीं से वो भाग गया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना हमारे और उनमें काम करने में फ़र्क है। ठीक, उनके परिंदे जानवर उस तरह नहीं डरते। ठीक, वो उनके दिन रात का हिस्सा, उन्हें पता है कि अब ये काफ़ी सालों से जो है ना हमारे दोस्त हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी मामला बहुत अलग है, हमें इंडिविजुअली जाके कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। एक स्टेजेस हैं, स्टेजेस वाइज काम वो होता है। अभी हमें एक परिंदा है तो उसके साथ कुछ उसकी टाइम गुजारा जाए तो एक फ्रेंडली, एक आपको ख़ास डिस्टेंस तक फिर आने देता, उससे क्लोज नहीं जाने देता। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके कंधे पे आके बैठ जाएगा। उसने फॉर एग्जांपल 10 से या 15 फुट एक मार्जिन रखा हुआ है, उस मार्जिन के अंदर जब आप एंटर होंगे तो वो चला जाएगा। जितने बड़े मैमल्स हैं उनका डिस्टेंस उससे ज़्यादा होता है। अगर आप फ्रेंडशिप जोन में आ गए हैं तो, अगर फ्रेंडशिप जोन में आ गए हैं तो फिर ये डिस्टेंस रखते हैं, वरना तो आपको देख के ही भाग जाते हैं। इससे अगली जो स्टेज है ना, वो दुनिया में बहुत कम जगहों पे हुई है। जिस तरह एक एक्सेप्शनल केस मलाइका का बताया, और दुनिया के अंदर लोगों ने पेट की तरह पाले हुए हैं जानवर, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वाइल्ड जानवर भी इस तरह, हाइना है एक अफ्रीका का, वो बिल्कुल फ्रेंडली है। ये उससे अगली स्टेजेस हैं कि जब आप बिल्कुल ही उनके साथ टेम हो जाए तो। लेकिन शिकार की परमिशन तो है, बाहर भी गोरे शिकार करते हैं और उसके मुताबिक। टाइम है मुकर्रर, उसका वक्त है, हाँ, उसका तरीका जहाँ था। आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे चाहे कोई भी हो, अनप्लान्ड तो होती है ना वहाँ चीज़ें। आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने अभी आपको मैं बताऊँ, उस दिन आपकी बात से मुझे याद आया, वो बात कर रहे थे उनसे, सलामत अली साहब से, तो वो कहने लगे कि भाई जी ये लड़ाई जड़ी है ना ऐसे बेसुरी, आप सुर से बाहर होते तो लड़ते ना। तो वो मेरा ख्याल है कि जब वो एक तय है तो आपने जहाँ उसको तजावुज़ किया फिर तो गलत हो गया काम, वो तो गड़बड़ हो गई। हमारे यहाँ पे अगर आप अदादो शुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, पाकिस्तान में सिचुएशन इस वक्त काफ़ी बुरी है। अब यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखें, हमारे सॉल्ट रेंज में एक जानवर पाया जाता है पेंगोलिन। पेंगोलिन को जो मार के वो बेचते हैं ना, उसको कोई 40-50 हज़ार रुपया मिलता है उनको, और उसका जो जुर्माना है ना वो कोई 10-15 हज़ार है। अब जो शिकारी है तो उसको तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर वो 8-10 उसको 25,000 फिर बच गए, मतलब जो हिसाब लाइए। बिल्कुल। तो उसमें अब इतनी ज़्यादा वो पेंगोलिन उन्होंने वो उसको मारे कि वो जो जानवर है ना वो ख़त्म हो गया। अब जैसे परिंदे हमारे माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं, मेहमान परिंदे आते हैं, हम यहाँ पे बंदूकें ताने बिल्कुल रेडी होते हैं। ये अगर आप 2000 के करीब जाएंगे, साइबेरिया से सारे जो साइबेरिया से आते हैं। अब ये 2000 के करीब अगर आप आज से सिर्फ 18-19 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त इनकी वो तकरीबन मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो 19 लाख परिंदे आए। अच्छा, 4-5 साल के बाद जब आप सर्वे करते करते अब आए हैं तो अब तकरीबन पिछले साल की जो अदादो शुमार जो मुझे मिले वो 2.5 से 3 लाख परिंदे आए हैं। तो वो आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद, और वो सारे परिंदे आपके इस इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल ठीक। अब जैसे वो हम गूज आते हैं बाहर से, बार हेडेड गीज आते हैं, या रूडी शेल डक आते हैं, या आपकी कोई भी जो डक्स आती हैं, वो जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं वो सारी वो जो मछलियों के लिए और जो आपका वो सिस्टम एक नीचे अंडर वाटर का उसके लिए हेल्पफुल है। जब वो नहीं आएंगे और वो आपका वो सिस्टम वो अंडर वाटर वाला भी वो तबाह हो जाएगा। तो इकोसिस्टम को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये पूरा एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एक चेन के ज़रिए। एक जानवर दूसरी जानवर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका में उन्होंने वुल्फ ख़त्म कर दिए, उन्हें रियलाइज़ हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने एक इलाके में वुल्फ छोड़े, 12 वुल्फ छोड़े। वो 12 वुल्फ उस इलाके में छोड़ने से ये हुआ कि वहाँ पे जो हिरणों की तादाद थी, जो ज़रूरी पौधे भी खा जाते थे, उनको वो उन्होंने उनको थोड़ा सा जब उनका शिकार किया और एक वो उनकी हदबंदी हो गई, किस हद से आगे आगे नहीं आएंगे हिरन। उन्होंने अपना इलाका बना लिया, उन्होंने अपना, उससे वो नए पौधे निकले वहाँ पे।
उन नए पौधों की वजह से वहाँ पे काफ़ी इकसाम के परिंदे आ गए। ठीक, आप अभी सियालकोट में आए, सियालकोट में एक रोड है जिस पे उन्होंने कुछ दरख्त वगैरह लगाए हैं। जब हम शाम को वहाँ पे सफ़र करते हैं ना, तो कुछ दरख्तों के पास से आपको चिड़ियों का शोर आता है, और कुछ दरख्त जो है ना उन पे कभी चिड़िया नहीं बैठी। तो ये क्या है? ये हम वो दरख्त लगा रहे हैं जो इस ज़मीन के नहीं है, इस ज़मीन के नहीं है, वो इस इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक। आप दोनों से एक मेरा सवाल, चलें अब मैं आपको तो ऐसे अजबर हैं परिंदों के नाम, वो हमें तो बल्कि अब जब वो पोस्ट में, तो क्या क्या चीज़ें हैं परिंदों में, जानवरों में, पहाड़ों में भी, जो सिर्फ पाकिस्तान में है? मतलब वो हमारे पास हैं, वो हमारी हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो पाकिस्तान की मकामी, अगर मैं कामरान आपसे भी पूछूं, आतिफ आपसे भी, ये पाकिस्तान की, हाँ स्पेशली आप करके फोकस के ये मुकामी है, ये इस तरह तो आप नहीं कर सकते। नहीं मतलब जैसे ना, जैसे अब इसको आप कहते हैं ये नेटिव परिंदा है, हाँ, लेकिन ये दूसरी दुनिया में भी जो ममालिक है ये आम पाया जाता है। ये बड़ा खूबसूरत सा परिंदा, मेरा फेवरेट परिंदा है, ग्रेट ईग्रेट है। तो इस तरह जो स्पेशली हम कह सकते हैं जी, अब आखिरी जगह जो रीच के लिए यही है। ब्राउन बेयर जैसे आपने कहा, फ्लाइंग स्क्विरल है, वो पाकिस्तान में सिर्फ पाई जाती है। स्ट्रिप्ड हाइना जो है ना, वो सिर्फ फ्लाइंग स्क्विरल आप कह रहे हैं, ये उड़ने वाली गुलहरी? जी बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। जो स्ट्रिप्ड हाइना है वो सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता था। ये हमने वो भी, उसको भी ख़त्म कर दिया। आप यादगार चौक पेशावर में जाएं तो उसके पीछे एक मार्केट है जहां अफगानियों की, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रिप्ड हाइना जो है ना वो स्टफ़ भी मिल जाएगा। अब वो सिर्फ आपको स्टफ़ जो है ना अनूत हुआ मिल जाएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ वही आपको मिलेगा। तो ये हमने वो जो स्पीशीज़ हमारे पास थी भी, जैसे ब्लाइंड जो डॉल्फिन है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, उसको भी आप कुछ ऐसे उसके साथ वाक़यात हुए हैं, हम उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आपके चैनल के थ्रू कि जी चैनल्स कुछ एक प्रोग्राम, और उसको अभी उसको कमर्शियली उनको उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक शुरू करें, वो भी एक गिव बैक करें। ठीक, ये मेरा और आतिफ का गिव बैक है कि हम मुख्तलिफ स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जाके दिखाते हैं कि ये आपके पहाड़ हैं, ये झीलें हैं, ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं। तो ये कोई एक तहरीक शुरू तो होनी चाहिए गिव बैक की। ज्योग्राफिक का जो प्रोग्राम पहला उर्दू तर्जुमा हुआ वो पाकिस्तान ने किया था, 50 मिनट का चलता था, मैंने और आपने भी देखा है। फिर अब वो हिंदी में तर्जुमा हुआ, अब वो हिंदी का पूरा चैनल है। वो जो बात हमने शुरू की, हमने उससे हाथ उठा दिए। वो हमारा बहुत खूबसूरत काम किया हुआ था, लेकिन हमने ही एहसास नहीं किया कि वो क्या है और किस तरह से है। अच्छा जी आतिफ आप भी प्लीज़। गिव बैक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने जो फीडबैक है मैं उसका थोड़ा सा ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने टारगेट किया, खैर हम यूनिवर्सिटीज़ में भी गए, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग जो हमें गिव बैक अंडरस्टैंडिंग मिली वो यही मिली कि जो लोग मैच्योर हो जाते हैं उनको चेंज करना या उनको कोई नई चीज़ उनके दिमाग में डालना मुश्किल है। तो जो बच्चे थे, जो जितने कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तो ये अवेयरनेस दी नहीं जाती, लेकिन जिसको भी एक दफ़ा बच्चे को, छोटे को ये बताएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा पार्ट है, ये इकोसिस्टम है, उनके सिलेबस के अंदर शामिल। हमने सिर्फ उनको जाके तस्वीरें दिखाई और उसके बाद वो आज तक उसका फीडबैक देते हैं। वो फ़ौरन बताते हैं कि जी हमने जाके अपने बाग के अंदर ये परिंदे देखे, हम उस जगह पे गए, ये परिंदे देखे, ये कोई इस तरह की हरकत कर रहा था, हमने उसको मना किया, फ़ौरन फीडबैक आना शुरू हो गया, इंस्टेंट रिप्लाई इसका मिला। तो मुझे लगता है कि बच्चों को स्कूल लेवल पर, जिस तरह कामरान ने कहा, मेन तो ये है कि अभी मीडिया का दौर है, तो आप अपने चैनल्स के थ्रू प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएँ जो बच्चों पे हो। नेशनल ज्योग्राफिक की अप्रोच डिफरेंट है, ठीक, जिनके वो एक हमने उस अप्रोच पे नहीं, हमने एजुकेशनल अप्रोच पे चलना है। जिस तरह निसार साहब ने, उन्होंने जो पूरा, और कामरान ने मिलकर देवसाई पे जो प्रोजेक्ट किया था, वो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने बाद में जाके उस एरिया के सराउंडिंग के अंदर जितने स्कूल, कॉलेजेस, बच्चे, सबको दिखाया और उनको बताया कि ये जो सारा आपका ब्राउन बेयर है और इसके ऊपर जितनी वाइल्ड लाइफ है देवसाई के ऊपर, ही सारी आपको किस किस तरह हेल्प करती है। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आपके जो नई जनरेशन आएगी वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, उसको पता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली एक हसार में चलेगी चीज़। और वो इसी तरह हमने पाकिस्तान को भी, ये नई जो हमारी फ़ौज तैयार हो रही ना, इसको ट्रेन करके इसके बच्चे हैं ना, कल को इन्होंने जवान हो ना, हमारा तो वक्त गुजर गया, 10 साल नहीं गुजरेंगे, इन्हीं के हाथ में सारी कमांड आएगी। तो पाकिस्तान सुधरेगा तब जब इनकी जो कमांड नई लोगों की जिनके हाथ में आनी है, उनकी ट्रेनिंग ठीक हो।
तो उनको चैनल्स के थ्रू और भी बहुत सारे इसके हैं इनके सिर्फ जो एक छोटी सी बात, आप में तारड़ साहब में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में नॉर्दर्न एरियाज़ की मोहब्बत मुश्तरक है, ठीक है, जिन्होंने देखा हुआ है, सारा समझा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? वो नई टूरिज्म साइट्स की बात हो रही है, जंगलात की बात हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि उस दरख्त का कोई फ़ायदा नहीं जो इकोसिस्टम से मैच ही नहीं खाता, ये तो वो पॉलिसी की बात। क्या कहना चाहेंगे आतिफ टू द प्राइम मिनिस्टर? कामरान आप भी। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ काम हो भी रहा है ना, तो उसको सोच समझ के किया जाए। कोई भी काम अगर थोड़ा ही करें, 1% भी आप करना चाह रहे हैं, 100% नहीं करना चाह रहे, उसको सोच समझ के करें। अभी किसी भी आप शहर में ये जनरेशंस की बात है जी, लॉन्ग रन में आपको सोच के करना। जी बिल्कुल, ये जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल। ये आप जो काम करें, किसी भी शहर में मैं जाके देखता हूँ ना, तो उन जगहों पे वो दरख्त लगाए जा रहे हैं जो आपको जल्दी नजर आते हैं बढ़ते हुए, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। जल्दी का काम शैतान। हाँ, अब देखिए कैपिटल की कहानी है, इस्लामाबाद की पूरी कहानी यही है। आपने इसी तरह दरख्त लगाए और जो उस फिजा के साथ था ही नहीं, सब परिंदे उड़ के चले गए, कौवों की काएं सुनाई आपको देने लगी। जी आपके लिए एलर्जी रह गई है बस। और एलर्जी पोलन इवन, हाँ, ये भी वही हुआ। पोलन का ये जो सोर्स है वो आपका गलत इंतखाब था, गलत इंतखाब था, बिल्कुल। अब देखें, जिस दरख्त के पास परिंदे या जानवर ज़्यादा सेंसिबल होते हैं ना, वो नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि वो ऐसा ऐसा हमें भी नुकसान पहुंचा रहा है, इंसानों को। ठीक, तो आप देखें कि वो जैसे कोई भी आप एक दरख्त किसी जगह से ख़त्म करते हैं, कोई एक परिंदा ख़त्म करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो एक चेन के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक, वो आपका एक पार्ट है, आप उसको नहीं ख़त्म करते, आप अपने आप को इंसान ऐसा ऐसा ख़त्म कर रहा है। टूरिज़्म से रिलेटेड जो हमारी नेशनल लेवल पे बड़ी एग्रेशन एक है, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली जो एक इंडस्ट्री है टूरिज़्म टॉप 3 इंडस्ट्रीज़ में आती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके लिए एक माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन जो हम यहाँ स्विट्ज़रलैंड नहीं बनाने जा रहे। हमारी जो हाइलाइट्स हैं, हमारे पास विल्डरनेस है, हमारे पास कुदरतीपन है हमारे पास कुदरती जो चीज़ें, हमारे पास हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, हमारे पास हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स हैं। नॉर्थ पोल के बाद, साउथ पोल के बाद हमारे पास सबसे बड़े मैदान बर्फ़ के मैदान है। ठीक, तो ये जो हमारी हाई विल्डरनेस है ना, यही हमारी खूबसूरती है। इसको अगर मॉडर्नाइज करते हैं ना, तो यहाँ हमारे जो फॉरेनर आते हैं वो मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं आते, लोकल टूरिस्ट लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लोकल टूरिस्ट। लेकिन शायद उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वहाँ के रहने वालों तक तरक्की के सम्राट ना पहुँचे, लेकिन कुदरत की कॉस्ट पे नहीं। ये वो एक बात। अभी हम सैफुल मुल्क पे कुछ अर्सा पहले जाके देखे ना कि उसको लोकल टूरिस्ट ने किस तरह उसको चेंज कर दिया। ठीक, तो पूरा होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग करके, और जो हमारे हम किसी को देख के उस तरह का नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ आप भी ये सोच रहे होंगे कि जी ये 3 मार्च को हम जागे तो क्यों जागे, और ये वाइल्ड लाइफ से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो हीट वेव सुन रहे थे ना आप कराची में, वो जो आपको लोगों की हलाकत की खबरें मिल रही थी, आप कह रहे थे वो समंदरी हवाएं रूठ गई हैं, वो चलती नहीं हैं, वो इसलिए नहीं चलती। और बहुत माजरत के साथ मैं आपको कहूँगा, जो आपने अपने बच्चों और बड़ों से सुना था कि बेटा ये बिल्ली और कुत्ता, इस पर हाथ नहीं, इसको पत्थर नहीं मारना, इसलिए ये बेज़ुबान है, इस बेज़ुबान की हाँ नहीं लेनी, इसकी बददुआ नहीं लेनी। आपको क्या लगता है कि हमारे हालात जो हमें बिगड़ते हुए महसूस होते हैं दुनिया के, तो एक अगर एक हाथी दांत की कीमती के लिए, जिससे छड़ी और फर की जैकेट बनाने के लिए आपने सब कुछ करना है, तो वो किसको कहेगा? उसकी ज़ुबान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ आती थी। अभी भी अल्लाह वाले हैं जिनको समझ आती है। और ये जो लोग आपके सामने दोनों बैठे हैं, ये वही तो हैं, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मस्जिद के अलावा ये सदाएं भी तो देनी हैं, मखलूक अल्लाह की। कैसे मुझे और आपको यह हक हासिल है कि मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है, इस हवाले से अगर मैं पूछूं WWF क्या अब तक कर चुकी है पाकिस्तान में, तो क्या कहेंगे आप? WWF एक बुनियादी तौर पे चूँकि कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो जानवरों के, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, और इन एफ़र्ट्स की वजह से जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सका है। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि जो हमारे पास बर्फ़ानी तेंदुआ हुआ करता था, जिसे स्नो लेपर्ड कहा करते थे, इसकी पॉपुलेशन ख़तरनाक हद तक कम हो गई थी। WWF ने कम्युनिटीज़, हुकूमत के इदारे, दूसरे स्टेक होल्डर की मदद से एक मरबूत प्रोग्राम का स्टार्ट किया, और अब ये जानवर मादूम होने के ख़तरे से बच गया है और इसकी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है।
इसी तरह मारखोर जो हमारा कौमी जानवर है, इसकी जो पॉपुलेशन थी, इसकी आबादी में ख़तरनाक हद तक कमी हो गई थी। एक अगलब ख्याल ये है कि सिर्फ ये 500 से 600 के करीब ये जानवर रह गए थे, जो हमारा एक कौमी निशान है। लेकिन WWF की कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें इतने तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ कि ये अब हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम पहाड़ी इलाकों में, जो हमारे खंजरात के पहाड़ हैं, वहाँ से लेके बहरे अरब के में जो समुंदर में पाए जाते हैं, उनके जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इक़दाम किए और बहुत सारे जानवरों को बचाया गया। और ये समझ लीजिए इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि ये इदारा इन दूसरे स्टेक होल्डर से मिलके इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े अहसन इक़दाम कर रहा है। तो मतलब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें तो फिर पूरा इकोसिस्टम का वो एक हिस्सा है, मतलब चरिंद परिंद पौधे सब उसका एक हिस्सा है, और ये एक पूरा एक साइकिल है। तो जो कोई जंगली हयात से मुतल्लिक कोई हुकूमत की तरफ से पॉलिसी, इज़ इट बैडली नीडेड, या आप लोग कुछ आप रहनुमाई कर पाते हैं, या आप हैंड इन हैंड काम करते हैं? ज़रूरत तो यकीनन इस चीज़ की है कि मरबूत पॉलिसी हो, लेकिन जो फ्रेमवर्क अभी भी अवेलेबल है वो इतना अच्छा है कि उसमें हम किसी भी जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस किस्म के इक़दाम चाहे कर सकते हैं। आपको पता है कि जंगली जानवर हमारे माहौल का हिस्सा हैं, और ज़ाहिर है कि उसको आइसोलेशन में बचाना रखना ये नामुमकिन है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ता है, और ये फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिससे काम किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। हमारे नेशनल पार्क हैं, कुछ उसमें से बहुत अच्छी तरह से मैनेज होते हैं, कुछ में मैनेजमेंट का वो मेयार नहीं है, उसकी बहुत सारी रीज़न भी हो सकती हैं। तो यकीनन काम तो बहुत कुछ करने के हैं, लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं, जो NGOs हैं, WWF है, हम यकीनन बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो चुकी है, और एक शानदार मुस्तक़बिल इन जानवरों के लिए जहां हम हारमोनी के साथ इन जानवरों के साथ रह सकते हैं, वो अब माहौल और वो इन्वायरमेंट अवेलेबल है। तो कोई रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से आई कि जो हमारा सिलेबस है, जो निसाब है, उसमें इसको बतौर मज़मून शामिल किया जाए, बच्चों को जो नई नस्ल है उसको वो डे 1 से ही ऑन द बोर्ड रखा जाए? कोई ऐसी रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से आई? बहुत सारी रिकमेंडेशन इस किस्म की गई हैं, बहुत सारे इलाकों में निसाब में शामिल किया गया है। जो मीडिया ने इसमें रोल प्ले किया है, WWF उसके लिए एहसानमंद है, क्योंकि लोगों को, अब बच्चों को रिमोट एरियाज़ में भी जानवरों के मुतालिक बहुत मालूमात है, माहौल के मुतालिक मालूमात है, इन जानवरों के रहने के मुतालिक मालूमात है, जो आज से 10 से 15 साल पहले बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन ये कोई इंतहा की वो लेवल नहीं है कि जिसको हमने अचीव कर लिया। उसमें काम बहुत करने की ज़रूरत है। मज़ीद मीडिया का रोल, मज़ीद लोगों को, बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि इन बच्चों ने आइंदा मुस्तक़बिल में इस मुल्क को संभालना है, संवारना है, और ये बच्चे ही इस कौम का मुस्तक़बिल हैं। तो लिहाजा अगर उनको जानवरों के बारे में मालूमात होगी तो यकीनन हम इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब आपको माशाल्लाह इस शोबे में 20 बरस से ज़्यादा आप मुंसलिक हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस अवेयरनेस को, इस आगाही को फैलाने के लिए कोई एक वक्त मुख्तस कर दिया जाए, सारे मिलके ये जंगली हयात, इसी से हम इबारत हैं, यही वो एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को? बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई उसकी इंतहा या कोई हद नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी एक चैनल ऐसा होना चाहिए कि जो फुली वाइल्ड लाइफ को करे, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक है या एनिमल वर्ल्ड है या और दूसरे चैनल हैं, डिस्कवरी है। ठीक, हमें ज़रूरत है कि हमारे पास भी एक चैनल हो कि जो सिर्फ माहौल को कवर करे और बिलखसूस वाइल्ड लाइफ को कवर करे। जो मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन-ओ-ज़ादा, बात यह है कि ये जो दिल है, इस दिल के अंदर एक छोटी सी खिड़की को खोलना है जो इस वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात की तरफ खुले और हमें हमारा पता दे, वरना ये कंक्रीट तो बहुत है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बहुत से सालों बाद अगर कहीं यही दिखेगा कि इनका रहन सहन कैसा था और इन लोगों की रहतल कैसी थी, तो पता नहीं वो कैसे रिमेन्स होंगे। ये इसी नेचर से हम हैं, बल्कि वो जो बात ये है कि ज़मीन हमारे लिए नहीं, हम इस ज़मीन से।